So the topic for today's discussion is real estate agent registration and their responsibilities. तो आज का हमारा सेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा एजेंट्स के, एंड देन एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है अंडर रेरा, यानी आप कौन सी चीजें ना करें जिससे आपको रेरा के अंडर पेनल्टी पे करना पड़े, कौन सी चीजें आपने करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए. दैट ऑल विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन. Then before going into detail, first of all, we must understand for registration. जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एजेंट्स हैव टू रजिस्टर विद रेरा, है ना. तो एजेंट्स कौन होते हैं, क्या एजेंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है रेरा एक्ट में? तो यस, देयर इज अ डेफिनेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंट. तो वो डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से कौन से एजेंट्स है जिन्हें रजिस्टर करना है, कौन से एजेंट्स है जो अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट विल बी कवर्ड. So again, today we'll be discussing agent registration and the responsibilities. Who are real estate agents as per RERA? What is the process for registering yourself as a real estate agent? What are the types of real estate agent? Like there can be individual and other than individual. हम इनका डिफरेंस समझेंगे, कब आपने कौन सा अप्लाई करना चाहिए, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, पूरा डिटेल में हम एप्लीकेशन प्रोसेस समझेंगे. रिन्यूअल, लाइक एवरी टाइम यू गेट द रेरा रजिस्ट्रेशन, इट इज फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, करेक्ट. 5 साल के लिए आपको रेरा नंबर दिया जाता है. सो लाइक व्हेन यू हैव टू रिन्यू, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू फुलफिल एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल. जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं रेरा के पास, तब रेरा उस एप्लीकेशन का क्या करता है, what they do, what they like, how much time they have to approve your application, what are the functions of agent, of real estate agent as per RERA. as per RERA आप लोगों ने क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. जो चीजें नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करनी चाहिए, अगर आपने वो चीजें करी, आपने नॉन कंप्लायंसेस किए, देन देर इज पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर जो आपको दिया गया है, जो भले ही 5 साल तक के वैलिड है, रेरा उसे रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे, वापस ले ले, खारिज कर दे. देन स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन हम लोग डिटेल में एक एक स्टेप, एक एक टैब देखेंगे रेरा वेबसाइट पर कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से लाइक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहते हैं, कौन कौन सी जो फील्ड्स है वहां पे आपको क्या डिटेल्स फिल करनी है. दैट ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन. सो एज आई टोल्ड यू, हु हैज टू रजिस्टर विद रेरा? रियल एस्टेट एजेंट्स. एजेंट्स कौन होते हैं? दिस इज अ जनरल डेफिनेशन. हम जो रियल एस्टेट एजेंट टर्म यूज करते हैं, तो जनरली किसे एजेंट कहा जाता है? तो एजेंट का मीनिंग क्या होता है? देर आर टू डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व एंड देर इज समवन इन बिटवीन. तो हु इज द लिंक बिटवीन दीज टू पार्टीज? तो दिस समवन, दिस मीडिएटर इज नोन एज एजेंट. अब ये कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है, लाइक रियल एस्टेट सेक्टर में तो रियल एस्टेट एजेंट होता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी लाइक एन नंबर ऑफ एजेंट्स कैन बी देयर. आपके बिजनेस में जो आपका जो भी आपके प्रोडक्ट है वो सेल करवाने में हेल्प कर रहा है, देन ही इज एन एजेंट. और भी मल्टीपल टाइप्स के एजेंट होते हैं. हियर व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज रियल एस्टेट एजेंट. तो रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या रहेगा? बाय सेल करवाना किसका? प्रॉपर्टी का. इवन रेंटिंग करवाना प्रॉपर्टी का. ये हो गई जनरल डेफिनेशन, जिसमें हमने लाइक जो हम जनरली कभी भी रियल एस्टेट एजेंट जब हम यूज करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में डील कर रहा है, वो सिर्फ रेंटिंग में डील कर रहा है, या वो सिर्फ सेकेंडरी मार्केट का बाय सेल करवा रहा है. इट कैन बी एनीवन. ओके. देन व्हाट दे गेट इन रिटर्न? दे गेट सम फीस. ये जो एक्टिविटी करने के कारण जो ट्रांजैक्शन अगर कोई एजेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, देन व्हाट डू दे गेट? दे गेट सम फीस फॉर देयर सर्विसेज. सो व्हाट डू एजेंट्स डू?
they help clients in buying, selling, renting of properties. This is जनरल डेफिनेशन, जिसमें सारे एजेंट्स कवर हो गए जो बाय सेल करवा रहे हैं प्रॉपर्टी का, चाहे वो प्राइमरी मार्केट में हो, यानी जो अभी फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है प्रमोटर्स से डायरेक्ट सेल करवाना है, या सेकेंडरी मार्केट का सेल परचेस, तो ऑलरेडी किसी ने परचेस किया है, नाउ ही हैज टू सेल दैट यूनिट, उसमें हेल्प करवा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसे वो रेंट पे चढ़वा के दे रहे हैं. सो एवरीवन इज कवर्ड एज पर रियल एस्टेट एजेंट. बट ये रेरा सब पे लगता है क्या? रेरा हर टाइप के एजेंट पे लगता है? इफ यू आर डीलिंग ओनली विथ रीसेल प्रॉपर्टीज, क्या आप पे रेरा लगेगा? कैन एनीवन आंसर? नहीं मैडम. नो मैडम, नहीं लगेगा. सो देयर इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन एज पर रेरा एक्ट जो एजेंट के लिए दी गई है, जो कि लिखी गई है सेक्शन 2ZM में. सेक्शन 2 जो होता है ना, कोई भी एक्ट का, कोई भी कानून का, सेक्शन 2 में क्या होता है, सारी डेफिनेशंस लिखी होती है. उसमें से सब सेक्शन ZM में लिखी गई है रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन. तो रियल एस्टेट एजेंट का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन. अब पर्सन में कोई भी आ सकता है, यानी इट कैन बी इंडिविजुअल, या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर कंपनी, it can be any form of organization, it can be trust, it can be AOP. अब किसी भी फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं. तो रियल एस्टेट एजेंट मीन्स एनी पर्सन हु नेगोशिएट. उसका काम क्या है? नेगोशिएशन करना, बीच में डील करवाना. उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन और फीस और एनी चार्जेस. And includes a person who introduced through any medium, and includes property dealers, buyers, brokers, middlemen, by whatever name called. So this is the definition as per real estate like RERA Act. अब यहाँ पर भी उन्होंने नहीं लिखा है कि यहाँ पे एक चीज क्लियर है, इट इज फॉर बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टीज. तो रेंटल यहाँ पे कवर नहीं होता है. हु नेगोशिएट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, ऐसा है पूरा डेफिनेशन में. तो ओनली बाय सेल अगर आप करवा रहे हैं प्रॉपर्टीज का, तो वो रियल एस्टेट एजेंट रेरा में कवर होते हैं. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि सेकेंडरी सेल, यानी ऑलरेडी किसी का वो यूनिट है, वो सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है, नॉट फ्रॉम प्रमोटर, फ्रॉम अ बायर, देन अगेन दैट बायर इज सेलिंग टू समवन, तो क्या वो ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे रेरा में? तो उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ रेरा एक्ट. सेक्शन 9 ऑफ रेरा एक्ट सेज only properties that are registered with RERA can be sold by real estate agent, and for selling those properties real estate agent needs RERA registration. मतलब रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज भी आप बाय सेल करवा सकते हैं. नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन कम्स, लाइक I'll explain it here. Agents can be doing like buying selling, मतलब वो नेगोशिएट करवा रहे हैं, बाय सेल में हेल्प कर रहे हैं, या फिर रेंटिंग में. बाय सेल हो सकता है प्राइमरी मार्केट का, यानी फ्रॉम प्रमोटर्स, फर्स्ट हैंड सेल. अभी तक वो प्रॉपर्टी नई नई बनी है, फर्स्ट टाइम सेल हो रहा है थ्रू प्रमोटर्स. या फिर हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में सेल. From like one person to another person, not from promoters. Now प्राइमरी मार्केट में जो सेल हो रहा है उसमें भी दो तरीके के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे रेरा रजिस्ट्रेशन लगता है, रेरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड.
और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स रह सकते हैं जिसपे रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, नॉट रिक्वायर्ड। कैन एनीवन गिव एनी एग्जांपल जिसमें रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है ऐसे कोई प्रोजेक्ट का? 500 स्क्वायर मीटर Yes. से कम Yes. या फिर So that 8? is one of the example. अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस पर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। तो नाउ एज एन एजेंट आपको कब रेरा लेना कंपलसरी है? क्या आपको रेंटिंग के लिए रेरा चाहिए? नो, यू डोंट नीड रेरा फॉर रेंटिंग। आप बाय सेल करवा रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में ही डील करते हैं, रीसेल प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं, रीसेल में ही आपका काम है, तो क्या तब आपको रेरा चाहिए एज पर रेरा एक्ट? नो, you don't need RERA for this. If you are dealing with primary market and you are dealing in projects which do not require RERA registration, जिसपे रेरा लगता ही नहीं है, 500 स्क्वायर मीटर से कम की प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको तब रेरा लगेगा एज एन एजेंट? नो, you don't need RERA for these projects also. So only to like facilitate sale and purchase of projects that require RERA registration, your RERA number is compulsory as an agent. तो सिर्फ आपको इस केस में रेरा नंबर लेना कंपलसरी है। Am I clear? Any doubt till now? No. Any doubt till now? Anyone? No, ma'am. Okay. So from inception, जब से रेरा एप्लीकेबल हुआ है तब से it is made compulsory for all the agents to have RERA registration to deal in projects that require RERA number. Then अगर आपके पास रेरा नंबर नहीं है, आप अगर विदाउट रेरा नंबर अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं क्या? नो, you cannot do marketing, sale, like facilitate sale, purchase of any property of any RERA registered projects or project which require RERA registration if you do not have RERA number as per section 9. It is very clear. Now जब आपको रेरा नंबर लेना है, so आप क्या करेंगे? You will have to fill one application form. एप्लीकेशन फॉर्म कौन से फॉर्म में जाएगा? फॉर्म नंबर जी में, for registration has to be made and accompanied with such fees and documents as may be prescribed. यानी if I explain the process of getting yourself registered with RERA, so first step will be training which you are doing right now. Then second step will be आप एग्जाम क्लियर करेंगे, एग्जामिनेशन आप पास करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। नाउ स्टेप 3, आज हम ये जो स्टेप 3 है ना, दैट वी विल सी इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की हाउ टू फिल योर एग्जाम, हाउ टू फिल योर रेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दैट विल बी कवरिंग इन दिस टुडेज सेशन। तो एक बार आपको सीओसी मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, फॉर रजिस्ट्रेशन यू विल फाइल फॉर्म जी। आपको फॉर्म नंबर जी फाइल करना है। फॉर्म नंबर जी के साथ आप क्या फाइल करेंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स, एंड यू विल पे वंस यू कंप्लीट द फॉर्म। आपका फॉर्म पूरा भर के हो गया, then you will submit. At the time of submission you will have to pay some fee. Now there are two things, fees, documents. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितनी कितनी फीस लगेगी, that will be covering in our coming slides. As till now it is clear? Any doubt? Yes. So you will file your registration application in form number G along with some fees and some documents. Now आपने जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट किया, जो पूरा आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अटैच कर दिया, आपने फी पेमेंट कर दिया, आपने पूरा एप्लीकेशन फिलअप कर दिया,
once you submit the document, authority will have 30 days time with them. अथॉरिटी के पास 30 दिन का समय रहेगा either to accept the application or to reject your application. जो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी है उसे मतलब आपको रजिस्ट्रेशन देंगी या तो अथॉरिटी विद इन 30 डेज, या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है विद इन 30 डेज, या फिर आपके एप्लीकेशन में अथॉरिटी को लगता है कि कुछ कम ज्यादा है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, देयर इज सम मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है, देन दे विल रेज सम क्वेरीज, कोई क्वेरी रेज करके देन दे रीसेंड इट टू यू, आप वो सारी क्वेरीज क्लियर करेंगे, अब रीसबमिट कर सकते हैं. देन अगेन अथॉरिटी विल हैव 30 days टाइमलाइन टू ईदर एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. रिजेक्शन अपने आप हो जाता है क्या? नो, ऐसा नहीं होता है. आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, अथॉरिटी ने अपने मन से उसे रिजेक्ट कर दिया. इट डजंट वर्क लाइक दिस. सो व्हाट विल हैपन, अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर एनी रीजन दे वांट टू रिजेक्ट इट, तो दे कैन नॉट डू इट अनलेस दे गिव यू अ नोटिस एंड दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देके. विदाउट दैट वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. देन आप अपना पक्ष रखेंगे, जो भी चीजें आपको क्लेरिफिकेशन देना है यू विल प्रोवाइड. एंड इवन इफ द अथॉरिटी फील्स कि नहीं जो एक्सप्लेनेशन हमें मिला है दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट रेलेवेंट, इन दैट केस दे विल reject your application. If they reject your application, they will issue Form I, intimation of rejection. Then if applicant does not receive any communication about the deficiency in the application or rejection of his application, मतलब 30 दिन में अथॉरिटी ने ना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया, जैसा सबमिशन स्टेज पे पड़ा था वैसा ही एप्लीकेशन आपका पड़ा है. जनरली ऐसा होता नहीं है. they take action, they do whatever they like feel correct within 30 days. but if in any case it happens कि 30 दिन में आपका कोई एक्शन नहीं हुआ आपके एप्लीकेशन पर, then it is deemed to be accepted. यानी आप ऐसा माना जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट किया था वो एक्सेप्ट हो गया है. एंड आफ्टर 30 days, विद इन नेक्स्ट 7 days, अथॉरिटी को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना रहेगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में जाएगा? मिलेगा आपको फॉर्म नंबर H. इफ एनीवन इज हैविंग रेरा रजिस्ट्रेशन, आप अपना रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करिए, ऊपर में टॉप में सेंटर में लिखा होगा फॉर्म नंबर H. सो दैट इज योर द फॉर्मेट फॉर योर रजिस्ट्रेशन लाइक एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. Then the registration is valid for a term of 5 years और आपको उसे रिन्यू कराना रहेगा जब आपकी 5 years एक्सपायर हो जाएंगे. अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किए, फ्रॉड किए, आपने ऐसी एक्टिविटीज करी जो एजेंट आपने नहीं करना चाहिए, एज एन एजेंट आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज करी, आपने फ्रॉड किया, आपने false advertisements किए, in that case authority has the power to revoke your registration. So when we apply for RERA registration, there are two types, individual and other than individual. इंडिविजुअल में आप इंडिविजुअल अपने खुद के नाम से रेरा नंबर निकाल रहे हैं. अदर देन इंडिविजुअल में सब आ जाएंगे. प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, इस पे बहुत कंफ्यूजन था पहले, इसमें फीस कितनी लगना चाहिए. देन पार्टनरशिप फॉर्म, देन कंपनी, LLP. आप किसी भी फॉर्मेट में, और देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें आप काम कर सकते हैं. तो अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो यू विल गो फॉर अदर देन इंडिविजुअल. Now fees for individual registration is 10,000 plus some service charge is there, so it comes to around 10,820, something like this. And in case of other than individual,
प्रोप्राइटरशिप फर्म को लेके पहले कंफ्यूजन था। प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो अगेन आई एम द प्रोप्राइटर, मेरी ही वो फर्म है, मैं ही मालक चालक हूँ, बस मैंने एक ट्रेड नेम लेके अपना काम स्टार्ट किया है। तो क्या उसमें भी हायर फीस लगनी चाहिए? तो फरवरी 23 के पहले यस लगती थी। द फीस वाज 1 लाख प्लस सर्विस चार्जेस लाइक फॉर अदर एंटिटीज प्लस सम सर्विस चार्जेस। बट प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए एक क्लेरिफिकेशन महारेरा ने इशू करा कि इवन इफ यू अप्लाई फॉर अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी, बट if you are applying as a proprietorship firm, the fees will be 10,000 only, 10,000 plus some service charge. So this clarification came from February 23. उसके बाद से 10,000 रुपए ही लगने लग गए प्रोप्राइटरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए भी। बिफोर दैट इट वाज 1 लाख। अब कोई पूछेगा कि मैंने जनवरी 23 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था प्रोप्राइटरशिप फर्म का, आई पेड 1 लाख रुपीज, so in that case will I can I file for refund? मुझे क्या वो 90,000 refund मिल सकते हैं? So no, it was a prospective order, मतलब जो आगे के पीरियड के लिए ही वो एप्लीकेबल था। पीछे में जिसने 1 लाख रुपए भर दिया फाइन वो उतना ही था, उसके लिए आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा ना। जो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सेक्शन 9 क्या कहता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फॉर्म फिल करना है एंड फी पेमेंट करना है। फॉर्म कहाँ लिखा है, फी पेमेंट कितना करना है वो कहाँ लिखा है? तो फॉर दैट विल कम टू रूल्स। तो एज पर रूल नंबर 11, एवरी real estate agent is required to be registered as real estate who is required to be registered as real estate agent have to fill form number G। फॉर्म जी में आप अपना एप्लीकेशन करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। देन फीस पेमेंट, once you complete the form, you fill all the documents, submit all the documents, you will pay a sum of 10,000 rupees in case of individual registration plus some service charge. And for other than individual, how much is the fees? 1 lakh. But as per circular number circular dated 20th February 2023 via order number 44, fees for proprietorship concern will be same as of individual। जैसा इंडिविजुअल में जितना फीस लगेगा उतना ही प्रोप्राइटरी कंसर्न को अगर आप रजिस्टर करते हैं आपको फी पेमेंट करना रहेगा। दैट इज 1 लाख रुपए नहीं, ओनली 10,000 रुपीज। देन वंस यू सबमिट द फॉर्म, 30 दिन में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी, अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर ली। इफ दे एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, यू विल बी गिवन योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एजेंट इज इन विच फॉर्म? फॉर्म नंबर H। अभी तक के हमने कितने फॉर्म पढ़ लिए हैं? 2। जी में क्या था? कैन एनीवन आंसर व्हाट इज फॉर्म नंबर जी? एप्लीकेशन करना है मैडम जी में। Yes, application for registration. Form number H is certificate of like real estate agent registration certificate. उसका फॉर्मेट है फॉर्म नंबर H। Now suppose आपका जो एप्लीकेशन है, RERA wants to reject it. They don't want to give you the RERA number. In that case, you will get a intimation for rejection in form number I। रिजेक्शन किस में आपको पता चलेगा? इंटीमेशन फॉर रिजेक्शन फॉर्म नंबर आई में। सो जी फॉर एप्लीकेशन, एच फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई फॉर इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन। आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करी रजिस्ट्रेशन की या आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिट करी, इफ अथॉरिटी वांट्स टू रिजेक्ट इट दे विल इशू फॉर्म नंबर आई। देन जो आपका फॉर्म नंबर मतलब रिजेक्शन एप्लीकेशन होता है, रिजेक्शन वो डायरेक्टली नहीं होता है। यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, विदाउट दैट दे कैन नॉट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, द रीजन फॉर सेम शैल बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग। आपका एप्लीकेशन क्यों अथॉरिटी रिजेक्ट करना चाह रही है? सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज
देयर कैन बी अ वेरी नॉन क्रिमिनल, बहुत बड़े क्रिमिनल है, ब्लैक लिस्टेड है, इफ ही अप्लाइज फॉर रेरा रजिस्ट्रेशन, क्या उन्हें रेरा नंबर मिलना चाहिए? नहीं। नहीं, उन्होंने अपना क्रिमिनल डिक्लेरेशन पूरा जो भी उनके केसेस चल रहे सब उन्होंने मेंशन कर दिया, एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड करेक्टली क्लियरली, बट कैन दे गेट रेरा नंबर? So there can be multiple reasons where authority can reject your application. आपके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, इस टाइप के केसेस जो लाइक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट में आ सकते हैं, आपको लाइसेंस देना इज नॉट करेक्ट, सो whatever is the reason they will provide in writing and they will reject your application. No rejection can be initiated by the authority without opportunity of being heard. आपको सुनवाई का मौका मिलेगा ही, विदाउट दैट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता. देन पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन जो दिया एप्लीकेशन जो आप सबमिट करते हैं, दैट इज विद इन 30 days, या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. लेकिन अगर विद इन 30 days ना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ, तो विद इन नेक्स्ट 7 days क्या होगा, आपको डीम रजिस्टर मान लिया जाएगा और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फॉर्म नंबर H में इशू कर दिया जाएगा. अगर अथॉरिटी ने विद इन 30 days कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, कोई आपका डेफिशिएंसी नहीं बताई, आपका एप्लीकेशन जाके वहीं पड़ा है, सो 30 days एक्सपायर होने के बाद यू आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, यू कैन वर्क, और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 7 days अथॉरिटी को इशू करना कंपलसरी हो जाएगा. प्रैक्टिकली दिस डज नॉट हैपन, और 30 दिन जब एक्सपायर होने वाले होते हैं, either the authority checks the application, if they found everything is in place, सब कुछ करेक्ट है, तो they will issue the certificate, और अगर उन्हें कुछ भी डेफिशिएंसी लगती है तो they will communicate. तो जनरली डीप रजिस्ट्रेशन वाला चीज आता नहीं है जल्दी से. जो आपको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है उसकी वैलिडिटी क्या होती है? सो वैलिडिटी लिखी गई है रूल नंबर 12 सब रूल 4 में. इट सेज it will be valid for a period of 5 years. 5 साल तक के आपका रेरा नंबर वैलिड रहेगा. नाउ 5 साल बाद क्या? सो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल. आपका जो रजिस्ट्रेशन है रेरा का, दैट यू विल हैव टू रिन्यू इट. आपको उसका रिन्यूअल एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा एंड दैट यू विल फाइल. और रिन्यूअल आपको कितने टर्म के लिए मिलेगा? अगेन इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. नाउ प्रोसेस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट. हाउ यू कैन रिन्यू योर एप्लीकेशन? तो रिन्यूअल एप्लीकेशन आपको अगेन यू हैव टू फाइल अ फॉर्म. आपको एक फॉर्म फाइल करना रहेगा. उस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म नंबर J. तो फॉर्म नंबर फर्स्ट फॉर्म was फॉर्म G was for application for registration. G आप फाइल करेंगे तो आपको या तो H मिलेगा या I मिलेगा. H में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, I में आपको इंटीमेशन फॉर रिजेक्शन मिल जाएगा. अगर आपको H मिल गया, दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन हो गया रेरा के पास. इट विल बी वैलिड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. 5 साल एक्सपायर होने के पहले, 60 दिन पहले, बिफोर एक्सपायरी, 60 days बिफोर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू विल हैव टू फाइल फॉर रिन्यूअल. आप अपना रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसके पास? अगेन रेरा अथॉरिटी के पास. रिन्यूअल एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट है क्या? सो यस, इट इज इन फॉर्म नंबर J, सॉरी. तो J में आप अपना रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करेंगे. अगेन सेम प्रोसेस, आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसमें. यू विल पे द फीस, इट विल गेट सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट. अगेन डिपार्टमेंट विल हैव 30 days टाइम टू ईदर एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. रिजेक्शन के केस में दे विल फर्स्ट गिव you opportunity of being heard, and even if after giving the opportunity they feel that your number should not be renewed, then they will issue a intimation for rejection, that is form number I,
and they will give in writing why they have rejected your renewal application. If they do not reject it, if they accept it within the period of 30 days, then you will get a renewed certificate of registration that is in form number K. आपको form number K में renewal आपका जो renewal registration application renewal registration certificate है वो मिल जाएगा. तो GHIJK, these are the forms that are relevant for you as an agent. Now क्या आपको ये form number याद रखने हैं for examination purpose? Yes, there can be a case जिसपे like इस पे कोई क्वेश्चन बन के आपको पूछा जाए एग्जाम में, बट क्या प्रैक्टिकली ये फॉर्म्स आपके लिए रेलेवेंट होते हैं? प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं महारेरा की वेबसाइट पर, एवरीथिंग कम्स देयर इटसेल्फ. तो जैसे फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया तो इट विल ऑटोमेटिकली ओपन फॉर्म नंबर जी. आपको वहां पे सर्च नहीं करना रहेगा. आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 साल होने वाले हैं, 60 डेज बिफोर या आफ्टर एक्सपायरी आपको फॉर्म नंबर जे अगेन आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको वहां पर रिन्यूअल का टैब दिखने लग जाएगा. फ्रॉम देयर यू कैन फाइल फॉर रिन्यूअल, लाइक यू कैन रिन्यू योर एप्लीकेशन. सो प्रैक्टिकली जब आप काम करने जाएंगे फॉर्म नंबर्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, उतना ध्यान में नहीं रखना रहता है. But yes, for examination purpose, you will have to remember the form number. Then renewal का जो आपको registration certificate रहेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? फॉर्म नंबर K में. अगर आपका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है तो अगेन सेम फॉर्म नंबर I में इंटीमेशन फॉर रिजेक्शन दिया जाएगा. So this was the registration process. Till now, any doubt, anyone? You can ask. Yes, Akansha ji, you have raised your hand. जैसे आपने बताया आफ्टर 30 डेज उनको ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन देना होगा. Yes. अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन की पेंडेंसी हो उसके बाद भी नहीं. If they have communicated the discrepancies, then वैसा डीम रजिस्ट्रेशन वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है. वो कब लगेगा? उन्होंने कुछ आपको कम्युनिकेशन ही नहीं किया, आपने सबमिट किया था एप्लीकेशन तो वो स्टेज पे पड़ा है. इफ दे हैव कम्युनिकेटेड द डिस्क्रिपेंसीज, फिर आप जो भी है डिस्क्रिपेंसी क्लियर करेंगे, रीसबमिट करेंगे तो अगेन दे विल गेट 30 डेज. अगेन आफ्टर 30 डेज, जैसे आपने बताया आफ्टर 30 डेज अगर उन्होंने 30 डेज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं किया तो उनको विद इन 7 डेज आपको नंबर इशू करना ही होगा, रजिस्ट्रेशन इशू करना होगा. डीप रजिस्ट्रेशन कहा जाता है उसे. यस. हाँ, बट अगर उस टाइम जैसे आफ्टर 30 डेज वो हमारी रिक्वेस्ट देखते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन देखते हैं, उसमें कोई पेंडेंसी होती है आफ्टर दैट within 30 days still they will have to give, क्योंकि डीम रजिस्ट्रेशन आफ्टर 30 डेज वैसा नहीं होगा. 30 डेज एक्सपायर हो गए, उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया तो इट इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड. भले ही कोई कमी हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो बाद में आपसे मांग सकते हैं, बट नंबर उन्हें देना रहेगा. जनरली ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि दे हैव क्वाइट ह्यूज डेटाबेस, दे ट्रैक एवरीथिंग. तो वो एप्लीकेशन विद इन 30 डेज एक बार तो रिव्यू कर ही लेते हैं, और जो भी डिस्क्रिपेंसी है दे इशू द लाइक व्हाटएवर द डिस्क्रिपेंसीज आर देयर, they issue the queries. Okay, fine. Thank you so much, ma'am. Any other query? So form number H क्या था? Form number H was for certificate. certificate. Correct. First time जो आपको certificate issue होगा, that was form number. Certificate issue होगा. Certificate. And K was for renewal certificate. Now coming to the functions of real estate agents. अभी तक के हमने सेक्शन 9 कवर किया, जिसमें आपको कब रजिस्टर करना है एज एन एजेंट वो हमने देखा. अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो what all things you have to do? You have to file form number G, then you have to pay the fees, you have to submit the required documents,
then RERA will process the application, then they will issue form number S. Then if it will be for a term of 5 years, after expiry of 5 years again you have to file for renewal. अब आप renewal file करेंगे, renewal file करने के बाद आपको renewal certificate मिलेगा. So all these were the process for registration. Now we are coming to section number 10, which specifies the functions and duties of real estate agent. As a real estate agent, आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो हम इस सेक्शन में देखेंगे. तो एज रियल एस्टेट एजेंट, रेरा अगर आपको कोई लाइसेंस दे रहा है, कोई सर्टिफिकेशन, मतलब एक बिजनेस करने का एक लाइसेंस आपको दिया जा रहा है वाया फ्रॉम रेरा टू एक्ट एज अ रियल एस्टेट एजेंट. सो दे वांट कि आप जो चीज करें वो सही तरीके से करें, आपका क्रेडिबिलिटी आप मेंटेन करें. साथ ही साथ जो प्रमोटर है, आप जिसे आप मार्केट कर रहे हैं, जिसके प्रोजेक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी रिगार्डिंग आप जिसके पास जा रहे हैं, जो कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, you showcase the promoter as a good promoter, you showcase the project as a good project in which they can invest. So you give assurance, you give credibility of the promoter. You are the first face which, like any client, anyone can see. आप पहले व्यक्ति रहेंगे जो प्रोस्पेक्टिव बायर, प्रोस्पेक्टिव अलॉटी से जो डील करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर. So what they want, this has to be the most transparent stage. जो ये लिंक है, that should be like वो आप lawfully करें everything, आप कुछ चीज हाइड ना करें. This is what RERA expects from you. So section 10 says there are certain duties which all agents have to follow. First of all, आपने सिर्फ रियल एस्टेट जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है उनमें ही डील करना चाहिए. ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसपे रेरा लगता है बट प्रमोटर ने रेरा नंबर नहीं लिया है, क्या आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स में डील करना चाहिए? नो, यू शुड नॉट डील विद सच प्रोजेक्ट्स. क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसपे रेरा एप्लीकेबल नहीं है, क्या आप उसमें डील कर सकते हैं? इफ यू आर अ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट, आप 10 प्रोजेक्ट सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट करते हैं, उसमें से 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसपे रेरा नंबर एप्लीकेबल है, प्रमोटर ने रेरा लिया भी है, तो यू कैन डील विद दोस प्रोजेक्ट्स. 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे रेरा एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या एज अ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट आप वो 2 प्रोजेक्ट में डील कर सकते हैं? नहीं. नहीं. No, no. नो. नो और यस? नो. मेरे ख्याल से जिसपे यस. रेरा एप्लीकेबल ही नहीं है. मैडम कर Yes, सकते हैं. yes, yes. यस. Yes, सकते you हैं. can. यस कर तो सकते ये हैं. सेक्शन का लाइक इन्फ्रेंस बहुत लोग वैसा भी निकालते हैं कि जिसपे रेरा नहीं लगता है, प्रमोटर ने रेरा नहीं लिया, बट हम रेरा रजिस्टर्ड है तो हम उसमें डील नहीं कर सकेंगे. ऐसा नहीं है. जिन प्रोजेक्ट्स पे रेरा एप्लीकेबल है और प्रमोटर ने रेरा नंबर नहीं लिया है, जैसे 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, 8 यूनिट से भी ज्यादा है प्रोजेक्ट में यूनिट्स, बट स्टिल प्रमोटर ने उसमें रेरा नंबर नहीं लिया, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपने डील नहीं करना है. बट जिसमें रेरा एप्लीकेबल ही नहीं है, आप क्या आप उसमें डील कर सकते हैं? यस, यू कैन डील विद सच प्रोजेक्ट्स. देन मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब क्या है? जहां पर भी ये एज प्रिस्क्राइब लिखा होता है ना, उसके लिए हमको रूल्स देखना पड़ता है. तो वील सी महारेरा रूल्स कि आप लोगों के लिए कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से बही खाते जो हम कहते हैं, या हमारा लेखा जोखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, आपको कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कुछ मेंटेन करना है. अभी के लिए आप ये समझिए वो क्या क्या है, दैट वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड. That not to indulge in any unfair means of trade or unfair practices. आपने फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन विलफुली सप्रेस करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज नहीं करनी है. नॉट टू इंडल्ज इन एनी अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस.
अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, अगेन रेरा ने इसे बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, वो क्या क्या चीजें उसमें आती है वो भी हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन हियर. यू आर एन एजेंट, आप एजेंट है. प्रमोटर ने आपको एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने कहा है. प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड. प्रमोटर ने उसका कंप्लीशन डेट 31 मार्च 2025 डाला था, प्रपोज कंप्लीशन डेट विद रेरा. As an agent, you communicated the same date, same details to your client. आपने सेम चीजें कम्युनिकेट करी क्लाइंट को, अपनी तरफ से कोई एड डिडक्शन नहीं किया. जैसा प्रोजेक्ट था, जैसा रजिस्टर्ड वो था, जो जो चीजें उसमें मेंशन थी, ओनली दोज थिंग्स यू हैव मेंशन टू द क्लाइंट. एंड यू आल्सो सेड कि यू विल गेट द पोजीशन बाय 31 मार्च 2025. Now suppose in this case the promoter, for any reason, he did not complete the project on time. उसने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया. Now can the client file complaint against you in this case? प्रमोटर के अगेंस्ट वो कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने whatever they said they did not follow, उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था वो ब्रेक किया है. So against them, yes, definitely they can file the complaint. But can they file complaint against you as an agent? नहीं मैडम नहीं. Why? कि मैडम जो डॉक्यूमेंटेशन होता है मेरे ख्याल से उस पे हम लोग का कुछ ये नहीं रहता ना मैडम, सारा बिल्डर एंड उनके बीच होता है. तो You were the एजेंट का तो agent उसमें कोई involved. आपने कहा था कि 31 मार्च 25 तक के आपको पोजीशन मिल जाएगा. अब प्रमोटर वो पोजीशन 31 मार्च 25 तक नहीं दे रहा है. तो कैन क्लाइंट से कि आपने जो प्रॉमिस, मतलब आपने जो चीज कही थी वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं एज एन एजेंट, कैन दे फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट यू? Since I am representing the builder, I think I will also be liable in this, technically Okay. speaking. Any other answer? As per section 10, we have seen the duties of agent. एजेंट की ड्यूटी क्या क्या है? रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में डील करना, जिस पे रजिस्ट्रेशन लगता था. क्या इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन था? रेरा नंबर था? Yes. यस यस. तो एजेंट ने ये काम सही किया है, सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की मार्केटिंग किया है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही हैज मेंटेन, जो भी उसको डिटेल्स लगती थी, ही हैज मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या उसने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या कुछ झूठ बोला है क्लाइंट को? नहीं. रेरा की साइट पर भी वो डेट लिखी है, प्रमोटर ने अपने डॉक्यूमेंट्स में वो डेट कमिट की है, एजेंट ने सेम डेट ही कमिट किया. एजेंट ने ऐसा तो नहीं किया कि प्रमोटर ने 31 मार्च 25 का और एजेंट ने 31 दिसंबर 24 कमिट किया. ऐसा नहीं हुआ. He communicated the same day, so he did not do anything wrong. इसमें एजेंट की कोई गलती नहीं है. Everything the client can do is against promoter and not against agent. Am I clear? यस मैम. बट अगर एजेंट कहीं पर भी झूठ बोलता, कोई और डेट कम्युनिकेट करता, फॉल्स मार्केटिंग करता, प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज नहीं है वो भी बताते, वो भी लाइक ये भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, वैसा भी रहेगा, कारपेट एरिया गलत कम्युनिकेट करता, तो इन दैट केस एजेंट वुड हैव बीन लायबल, बट नॉट इन दिस केस, क्योंकि इसमें उसने कुछ झूठ नहीं कहा, कुछ भी फॉल्स मार्केटिंग नहीं करी, अपनी तरफ से कुछ भी चीजें ऐड नहीं करी, तो ही वोंट बी लायबल. Am I clear? Any doubt till now? नो मैम थैंक यू. Okay. So next, should permit any publication of any advertisement that claims false promise of providing services which are not available. जो चीजें अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट में, ऐसी मार्केटिंग, ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसे पब्लिकेशन एजेंट ने नहीं करने चाहिए. Then he shall help allotee to possess the required document and information relating to the property.
जब भी कोई प्रॉपर्टी की आप डीलिंग कराते हैं तो देयर इज वन सेक्शन इन रेरा, सेक्शन 11, उसका सबसेक्शन 3, वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग प्रमोटर ने अलॉटी को बुकिंग फॉर्म देना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर इशू करना चाहिए, जो मैप्स है, जो सैंक्शन ड्राइंग प्लान्स है, वो देखने के लिए अवेलेबल कराना चाहिए। पूरा जो शेड्यूल है, यानी कब कितना काम कंप्लीट होगा, डिटेल में प्रोवाइड करना चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर से अलॉटी को लेके देने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? एजेंट की होती है। एजेंट ये नहीं हो सकता कि प्रमोटर ने नहीं दिया, हम क्या करें। So it is also the responsibility of agent to help the allottee to possess all the required documents and information related to the property। वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करके देना एजेंट का काम होता है। फिर एक बार डील हो गई, देन एग्रीमेंट प्रॉपर हुआ नहीं हुआ समय पर, यू मस्ट लाइक गाइड द अलॉटी देयर आल्सो। यू मस्ट एंश्योर कि एग्रीमेंट की एक कॉपी अलॉटी के भी पास होनी चाहिए। then supposed to discharge any other functions as are required from time to time। कुछ अदर ड्यूटीज, कुछ अदर फंक्शंस अगर रेरा आपसे कहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो भी आपको साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज करने रहेंगे, वो भी आपको फुलफिल करने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट के केस में रिसेंटली महारेरा ने एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें दे हैव सेड कि QR कोड शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल द एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप किसी एज एन एजेंट, आप ऑथराइज एजेंट हैं कोई प्रोजेक्ट के, आप उस प्रोजेक्ट के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आप पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे, इन दैट केस आप जो भी एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हैं उसमें वो उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, रेरा की वेबसाइट का एड्रेस एंड QR कोड मेंशन करना कंपलसरी है, इवन फॉर एजेंट्स। प्रमोटर के लिए तो है ही, आपके लिए भी है। देन ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, अभी हमने क्या देखा? सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर देयर आर सर्टेन रूल्स, जैसा जहां पर भी एज प्रिस्क्राइब लिखा गया था। सो रूल 14 इट टॉक्स अबाउट द ऑब्लिगेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंट। सो रूल 14 कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस एजेंट के ऊपर लाइक अप्लाई करते हैं। इट सेज जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका जहां पर भी ऑफिस है जो आपने रजिस्टर किया है रेरा के पास, आपने अगर ब्रांचेस भी डाली है तो वहां पर भी आपको आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोमिनेंटली मेंशन करना कंपलसरी है। जैसे हम जीएसटी में देखते हैं, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी नंबर आपके बोर्ड पर मेंशन करना है। सिमिलर वे में आप अगर रेरा रजिस्टर्ड एजेंट है तो आपको आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ब्रांचेस पे क्लियरली मेंशन करना है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ब्रांच पे और बिजनेस प्लेस पे मेंशन करना है। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू करते हैं, जैसे आपका लेटर हेड हो गया या फिर आपका बिल हो गया, आप इनवॉइस इशू करेंगे आपका सर्विस देने के बाद, आप कोई एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं, या फिर एनी डॉक्यूमेंट, एनी स्टेशनरी, लाइक आपका कोई भी, आप किसी भी फॉर्मेट में आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, आपका कोई भी स्टेशनरी का सामान है, सब पर आपका रेरा नंबर मेंशन होना चाहिए। Shall quote his registration number on all the documents related to advertisement, marketing, selling, etc., along with registration number of the project and QR code। That means एज एन एजेंट अगर आप कोई प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो आपको 3 चीजें मेंशन, एक्चुअली 4 चीजें मेंशन करना कंपलसरी है। आपका रेरा नंबर, एजेंट का रेरा नंबर, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, देन प्रोजेक्ट का QR कोड एंड रेरा वेबसाइट का एड्रेस। You have to mention all these 4 details in all your advertisement। Any doubt till now? Anyone? आज का टॉपिक पूरा आप लोगों से रिलेटेड है।
आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क। बोलो। मैम ये क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड इज लाइक जैसा हम जीपे में यूज करते हैं ना, किसी को भी पेमेंट करना है, भी सी अ हाँ, क्यूआर कोड और उसमें हम पेमेंट कर देते हैं, करेक्ट। करेक्ट। सिमिलर वे में महारेरा ने क्या किया है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक क्यूआर कोड बनाया है। आप ओके, अगर वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली महारेरा वेबसाइट के उस प्रोजेक्ट के पेज पे वो आपको ले जाएगा, ताकि आप प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स इजीली देख सके। तो हर ओके, प्रोजेक्ट का एक यूनिक क्यूआर कोड है। जब आपका जैसे प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, महारेरा अलर्ट्स यू अ क्यूआर कोड। वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है ना, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें भी मेंशन होता है। तो दैट क्यूआर कोड यू हैव टू गेट फ्रॉम द प्रमोटर, जिसके भी प्रोजेक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट कहीं पब्लिश करने वाले हैं तो वो क्यूआर कोड भी आपको डालना कंपलसरी है। ओके। एनी अदर डाउट? मैम लाइक ये क्यूआर कोड और प्रोजेक्ट का डिटेल्स हम हर एक ऐड में हमें शो करना है, राइट? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। क्या ये आ रही है मैडम आवाज? यस लाइक अभी ये क्यूआर कोड हमें हर एडवर्टाइजमेंट में प्रोजेक्ट का यस क्यूआर कोड, यस देन यस अथॉरिटी का पेज एड्रेस या यस एंड देन प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये भी हमें उसके अंदर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लाइक रेरा यस नंबर और हमारा ये डिटेल्स। यस, तो आपका इन दी रेरा इन नंबर, प्रोजेक्ट का या रेरा नंबर, क्यूआर कोड एंड वेबसाइट एड्रेस। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इफ कस्टमर जो है हम लेके आ रहे हैं, अगर उसने उसको पूरी इंफॉर्मेशन हम अगर एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करा रहे, जैसे उन्होंने स्कैन किया क्यूआर कोड, ही विल गो बैक टू द पेज ऑफ द बिल्डर, जो बिल्डर ने पेज बनाया है उस पेज पे चला जाएगा और फिर वहां हाँ, से उसे जनरली क्या होता है, जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। दे हैव देयर सेल्स टीम, वो डील करती है, या फिर आउटसाइड एजेंट जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, हाउ उनके इज इट थ्रू डीलिंग पॉसिबल होती मैम, है। लाइक तो कस्टमर नो कस्टमर्स नो जनरली ना जिस पे भरोसा करते हैं उन्हीं के थ्रू जाते हैं। like in some other एंड case, ऑल you द know, most इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, इजीली दे कैन विजिट। यानी अगर आपको उन्हें बाईपास करना है तो वो आफ्टर मीटिंग भी कर सकते हैं। नहीं, बट अगर मैं कोई एड शूट कर रहा हूँ तो उस एड में हाँ, प्रोजेक्ट का डिटेल्स तो, या अभी तक तो प्रोजेक्ट के डिटेल्स कोई शेयर नहीं कर रहे थे। व्हेन वी गेट इन ओके। कनेक्ट विद द कस्टमर, तो वहाँ पे हम कॉल करते, फिर वहाँ नहीं, से हम सी डायरेक्ट देर आर उनको टू प्रोजेक्ट। डिफरेंट थिंग्स। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स सर। अगर आप प्रोजेक्ट की ऐड कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन प्रोजेक्ट का रेरा नंबर एंड क्यूआर कोड। अगर आप अपनी पर्सनल ऐड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी मिस्टर सो एंड सो, रेरा रजिस्टर्ड एजेंट, आपका रेरा नंबर, दैट इज सफिशिएंट। बट अगर आप कोई पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाल रहे हैं, इतना बीएचके का फ्लैट है, यहाँ पर है, एवरीथिंग यू आर पुटिंग, आप प्रोजेक्ट का नाम डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट की ऐड कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको प्रोजेक्ट का रेरा नंबर एंड क्यूआर कोड भी डालना कंपलसरी है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। तो इन दिस केस मैम, जो रेरा क्यूआर कोड जो यूटिलाइज होगा उसमें तो द पर्सन गोज टू द रेरा वेबसाइट, ही विल गेट एवरीथिंग ना। बिल्डर को तो वहाँ पे सब शो ही करना है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, ही विल गेट वो ऑल एक्सेस। इंफॉर्मेशन सर वैसे भी अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके, वो इंफॉर्मेशन वैसे भी नहीं छुप सकती। प्रमोटर का वो जैसी ब्रोशर देखेगा, ही कम टू नो एवरीथिंग। अच्छा। तो ऐसे कुछ केस है जहाँ पे अगर हमारे पास पेशेंट का डेटा ही नहीं आया, लाइक इनका डेटा नहीं आया कस्टमर का, हाँ, और डायरेक्टली कस्टमर जाके बिल्डर से, मतलब हमारे ऐड के थ्रू ही इज गोइंग एंड मीटिंग द बिल्डर, तो उसमें हमें तो म्यूचुअल बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, तो उस पे ऐसा कुछ है जहाँ पे रेरा इज उसमें सर इन्वॉल्व? बिल्डर हैज टू लाइक गिव लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट्स। जो भी एजेंट वो ऑथराइज करते हैं ना, रेरा वेबसाइट पे उनकी भी डिटेल्स अवेलेबल होती है कि ये प्रोजेक्ट्स के लिए दीज आर द एजेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड डील विद देम। Okay, so in this case we have to approach the builder and say them that you put our name in यस that यस details also. यस। ओके, कैन वी गो अहेड? या
सेक्शन 10 में हमने देखा था कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। उसके लिए देयर इज वन रूल नंबर 16 which provides a document and like which prescribes what all like books of accounts and documents you have to maintain as a real estate agent। तो अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, जो कि सब पे ही एप्लीकेबल है, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट में जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेटा मेंटेन करेंगे वो आपको मेंटेन करना है। अगर आप कंपनी है, आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इन दैट केस कंपनीज एक्ट में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको मेंटेन करना रहता है, तब आप वो मेंटेन करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई अदर लॉ लगता है, जैसे जीएसटी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो जीएसटी में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको मेंटेन करना है, दैट यू विल मेंटेन। देन इसके अलावा अगर कभी भी आपको सारे जो आपके केवाईसी है, आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको रजिस्ट्रेशन देते समय आप जितने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंटेन करना है फॉर एनी ऑफिसर मेक दोज डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेंटेन करना है वो स्पेसिफिकली रेरा एक्ट में नहीं लिखा है। इट सेज कि आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स एक्ट लगता है, वहां से पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए, कंपनीज एक्ट लगता है तो आप वहां के पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए, और अगर कोई एक्ट लगता है तो आप वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए। जनरली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? जर्नल, लेजर, देन कैश बुक, देन बैंक बुक, देन सेल रजिस्टर, देन परचेस रजिस्टर, देन जैसे आपको रेरा में ही देयर इज वन फॉर्म नंबर 6 जो आपको हाफ ईयरली फिल करना रहता है। फॉर दैट यू हैव टू मेंशन डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपको पूरा अपने पास मेंटेन करना रहेगा। आप किस किस प्रोजेक्ट्स में ऑथराइज एजेंट है, यू हैव टू मेंशन दोज डिटेल्स। तो आपको प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स मेंटेन करनी रहेगी अपने पास। आपने कोई यूनिट सेल करवाया तो कौन से प्रोजेक्ट का कौन सा यूनिट नंबर सेल करवाया, वो प्रोजेक्ट का रेरा नंबर क्या था, किस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ, आपका कितना कमीशन था, एवरीथिंग, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू मेंटेन। अगर जैसे आप कंपनीज एक्ट में आते हैं तो उसमें एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर अलग से मेंटेन करना पड़ता है। देन उसका जो फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का वो डिफरेंट रहता है, पीएनएल का फॉर्मेट बदल जाता है। So you have to see आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है and accordingly you will maintain the data. Am I clear? Here any doubt anyone? So basically आपने अपनी अकाउंटिंग करानी है, प्रॉपर डेटा मेंटेन करना है, ताकि कल चल के कभी भी अगर ऑफिसर को देखना है आपने क्या सेल कर पाया, कौन से कितने यूनिट्स परचेज करवाए, आपने जो हाफ ईयरली रिटर्न फाइल किया वो वेरीफाई करने के लिए उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज अवेलेबल विद देम। Then other functions of real estate agent as described in rule number 17. तो रूल नंबर 17 में कुछ एडिशनल फंक्शंस है रियल एस्टेट एजेंट के जो उन्हें फुलफिल करने हैं। So the real estate agent shall provide assistance to enable the allottee and promoter of each real estate project to exercise their respective rights and fulfill their respective obligations. यानी एज अ रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि आप एक लिंक है बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी, यू हैव टू मेक श्योर कि सब लोग अपना काम सही सही तरीके से कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटी की है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। देन at the time of marketing, selling, purchase and sale of any plot, apartment building as the case may be, and not involve himself in any unfair trade practices. Unfair trade practices में उन्हें नहीं जाना है। Unfair trade practices का क्या मतलब होता है? Make any statement whether orally or in writing or by visible representation which is false
or knowingly represent services amenities that are of particular grade and standard. आपको नहीं पता है कि वहां पे कौन सी कैटेगरी का सीमेंट यूज होने वाला है, कौन सी कैटेगरी की ग्रेड की टाइल्स यूज होने वाली है, और आप झूठ बोल देते हैं यहाँ पे कुछ प्रीमियम इटालियन मार्बल ही लगेगा, बल्कि एक्चुअली ऐसा आपको पता नहीं है, आपने फॉल्स कमिटमेंट कर दिया। ये सारी चीजें आपने नहीं करनी है। जितनी इंफॉर्मेशन पेपर पर है, जो आपको प्रमोटर से मिली है, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ओनली दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड। नहीं पता है, यू टेल देम आई डोंट नो, आई आस्क एंड आई टेल यू, बट डोंट कमिट एनी फॉल्स don't like provide any false information or make any false commitments. Represents that the promoter or himself has approval or affiliation with such promoter or himself which does not have. मतलब ऐसे अप्रूवल, सपोज अभी तक के प्रमोटर को सिर्फ लिंक तक का कंप्लीशन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है। आप मत बोलिए कि 5 करोड़ का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल चुका है, लिंक तक का मिला है, आप वो ही बोलिए। जो चीज नहीं है वो ना बोलिए। जैसे फायर का एनओसी पेंडिंग है, यू टेल देम इट इज पेंडिंग, इट इज नॉट रिसीव्ड। इफ इट इज रिसीव्ड ओनली देन यू से यस इट इज रिसीव्ड। जो चीजें नहीं है वो आप कमिट नहीं करेंगे। makes a false or misleading representation concerning the services which the promoter does not have. बाद में like it promoter will not maintain the property, it will he will hand over to the society. So don't commit कि 4 साल तक के प्रमोटर मेंटेन करेंगे प्रॉपर्टी को, he will not. तो जो चीजें नहीं है प्लीज डोंट कमिट दैट। Permitted the publication of any advertisement whether in any newspaper or other media or services that are not intended to be offered by promoter. आपने एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए, उसमें now we have AI and everything, you like graphically describe the project in a very beautiful way. आपने हर जगह ट्रीज लगा दिए, पूरा ब्यूटिफिकेशन उसमें कर दिया आपने। छोटा सा उसमें किड्स का स्विमिंग पूल है, आपने वहां पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखा दिया आपके एडवर्टाइजमेंट में। सो विजिबली भी ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आपको नहीं करना है जो फॉल्स हो, जो गलत मैसेज कम्युनिकेट करे टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। Then facilitate the possession of all information and documents as the allottee is intended to at the time of booking of any plot, apartment or building as the case may be. जैसा कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 के हिसाब से अलॉटमेंट लेटर आपको अलॉटी को प्रोवाइड करवा के देना है। सैंक्शन प्लान बिल्डिंग का जो भी है वो आपको प्रोवाइड करवा के देना है। टाइम ऑफ डिलीवरी लाइक शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल, जैसे जैसे कब कब कितना कितना काम कंप्लीट होगा वो सब आपको प्रोवाइड करना है, करवाना है, मतलब प्रमोटर से टू अलॉटी। Then discharge such other functions as prescribed by the regulations of the authority. अगर इसके अलावा और कोई फंक्शंस अगर अथॉरिटी बोलती है तो वो सारी चीजें भी आपको करवा के देनी है। Any doubt till now? Yes, anyone, any doubt? Yes. मैम वो मैं इससे पहले जो आप थोड़ा 1 मिनट पहले जो पढ़ाए थे उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि अपने को सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे। अगर मैं जो 6 मंथ्स में हम लोग को रिटर्न भरना होगा, अगर 6 महीना में एक ही फ्लैट सेल किए या कुछ भी किए, उसके लिए भी हमको सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। उस एक फ्लैट के लिए ये जितने भी आपने सब चीजें करी है वो मेंटेन करना रहेगा। अच्छा, वहाँ पे नंबर से कोई रेलेवेंस नहीं है, आपने 1 बेचा 2 बेचा 10 बेचा, इट इज नॉट रेलेवेंट। नंबर या अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, जितना हुआ उतना ही। ओके, यस। थैंक यू। नाउ कमिंग टू रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। अभी हमने ड्यूटीज देखी, फंक्शंस देखे एजेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर एजेंट को जो चीजें नहीं करनी है, अगर एजेंट वैसी चीजें करेंगे जो चीजें रॉन्ग है, फॉल्स है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, फॉल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसपे रेरा एप्लीकेबल है। तो इन सच केसेस रेरा हैज द पावर टू रिवोक योर रजिस्ट्रेशन। भले ही इट इज वैलिड फॉर 5 years,
they can revoke it before that time also. So Rule 15 provides the process for revocation of registration. सबसे पहले क्या होगा, आपका नंबर सस्पेंड किया जाएगा, देन आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका नंबर हम रिवोक कर रहे हैं. रिवोकेशन का इंटीमेशन जाएगा इन फॉर्म नंबर आई में. अगर आपका कोई भी धोखाधड़ी पकड़ी गई, आपने फॉल्स मार्केटिंग करा था, वो कुछ भी पकड़ा गया, इन दैट केस आपको सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सुनवाई का मौका दिया जाएगा. आपकी बात सुनी जाएगी. स्टिल इफ द अथॉरिटी फील्स कि नहीं आपका नंबर रिवोक होना चाहिए, देन दे विल इशू फॉर्म नंबर आई, दैट इज इंटीमेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो पूरा मेंशन करेंगे इन राइटिंग कि क्यों आपका नंबर रिवोक किया जा रहा है. एक बार आपका नंबर रिवोक हो गया, तब आप 6 महीने के लिए कोई भी फिर से अप्लाई नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए. 6 महीने आपके एक्सपायर हो जाएंगे, कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन. आपको फिर से पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फी पेमेंट करनी पड़ेगी, यू कैन गेट अ फ्रेश सर्टिफिकेट, बट ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months. ओके, क्या होगा मैम? ये आई जो फॉर्म है वो तो इसके लिए भी सेम फॉर्म है ना, रिजेक्शन के लिए, एप्लीकेशन रिजेक्शन हर जगह रिजेक्शन और रिवोकेशन के लिए सेम फॉर्म है. आप देखिए, इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल के केस में भी अगर रिजेक्शन होता है तो यही फॉर्म आएगा, रिवोकेशन होता है आपका नंबर तो भी यही फॉर्म आएगा. डिस्क्रिप्शन में ही तीनों जगह लिखा है, तीनों चीजें लिखी है. Now coming to the step-by-step guideline for registering yourself with RERA. हमने देखा था स्टेप 3, आपको रेरा की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रेरा रजिस्ट्रेशन एज एन एजेंट. तो दैट यू कैन डू दिस. यहाँ पे जितने भी ये स्क्रीनशॉट्स लगे हैं ना, दिस इज ऑफ ओल्ड वेबसाइट, जो महारेरा की ओल्ड वेबसाइट थी उसके स्क्रीनशॉट्स लगे हैं. व्हाई? बिकॉज द हैंडबुक इज नॉट अपडेटेड येट. they are still using the old handbook. महारेरा ने अभी तक के हैंडबुक अपडेट नहीं किया है, so we will be referring to the old website only for step by step guideline. आप अगर न्यू वेबसाइट पर जाके करेंगे, ऑलमोस्ट द प्रोसीजर इज सेम. एक दो टैब ऐड हो गए हैं. फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का टैब पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड में दिया था, नाउ नई वाली वेबसाइट पे अलग से उसका एक टैब ला दिया गया है जहाँ पे उसे वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना रहेगा. सो ओनली सर्टन फॉर्मेटिंग इज चेंज, हम ऐसा कह सकते हैं. बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारा प्रोसेस सेम है. ओल्ड वेबसाइट पर भी वैसा ही था, नई पर भी वैसा ही है. सो दिस इज द वेबसाइट एड्रेस. जो हमारा ओल्ड वेबसाइट था उसका ये एड्रेस है maharera.mahaonline.gov.in. नए वाले का है maharera.maharashtra.gov.in. We'll go to the website. आप क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन. जैसे अभी तक के आपका रेरा नंबर है नहीं, तो आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है इस पे क्लिक करेंगे. लेट मी शो यू ऑन द न्यू वेबसाइट ऑल्सो. 1 second. तो फॉर यूजर लॉगिन में हम जाएंगे. यस, हम एजेंट है तो विल कंटिन्यू हियर. नाउ वी आर अ न्यू यूजर, रजिस्टर न्यू यूजर, सो विल क्लिक ऑन दिस. तो दिस टैब विल कम. हम जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना फेसबुक में या कोई भी सोशल मीडिया की वेबसाइट पे या जीमेल पर, तो दे आस्क फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन. सिमिलर वे में जब हम महारेरा की वेबसाइट पे हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तब यहाँ पे ये यूजर रजिस्ट्रेशन वाला टैब ओपन होता है. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द यूजर टाइप. आपका यूजर टाइप क्या है? आप प्रमोटर है क्या? आर यू अ प्रमोटर? नो. आर यू अ रियल एस्टेट एजेंट? यस. या आर यू अलॉटी और अदर्स? तो आप रियल एस्टेट एजेंट है, तो यू सिलेक्ट रियल एस्टेट एजेंट. नाउ हियर यू विल टाइप योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. will give your mobile number, email ID, then आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे.
वो पासवर्ड जो आपने यहाँ डाला उसे आप कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे एंड देन यू विल रजिस्टर। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको ओटीपी आएगा, एक यहाँ पर जो आपने मेल आईडी मेंशन किया उस पे ओटीपी जाएगा आपको, उस पे आपको ओटीपी जाएगा। अदरवाइज जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया उस पे भी आपको ओटीपी जाएगा। तो दोनों जगह आपको ओटीपी जाएंगे, दैट यू विल कंफर्म। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट कर देंगे फिल करके, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो वैलिड हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। सो दिस इज द न्यू वेबसाइट। फिर आप यूजर लॉगिन में जाएंगे। नाउ एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, अब आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। Am I clear till now? Okay. So click on registration button। आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी हमने न्यू वेबसाइट पे ये चीज देख ली है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। देन इट आस्क द यूजर टाइप। अभी हमने देखा वहां पे यूजर टाइप पूछा जा रहा था, प्रमोटर, एजेंट एंड कंप्लेनेंट, या अलॉटी और अदर्स लिखा था वहां पे। तो वी विल सिलेक्ट एजेंट, हम एजेंट सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। हम स्टेट डालेंगे, इट हैज टू बी महाराष्ट्र। देन यूजर नेम, यू विल टाइप पासवर्ड हियर, यू विल टाइप योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, सिमिलर डिटेल्स एग्जैक्टली सेम जो हमने अभी नई वेबसाइट पे देखे। देन कैप्चा कोड डाल के यू विल क्रिएट द यूजर। वंस यू विल क्रिएट दिस यूजर, इट विल लाइक आपका जो मेल आईडी है उस पे एक आपको एक्टिवेशन लिंक आएगा। ये ओल्ड वेबसाइट पे हुआ करता था, नए वाले केस में आपको वहीं पर दो ओटीपी पूछे जाते हैं, एक मेल का और एक मोबाइल नंबर का। वंस यू सबमिट दैट, आपको आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। नाउ यू हैव क्रिएटेड द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। अब आपको फॉर्म फिल करना है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म नंबर जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल टाइप योर लॉगिन नेम, यू विल टाइप द पासवर्ड, यू विल टाइप द कैप्चा कोड एंड यू विल लॉग इन। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही ऐसा पेज ओल्ड वेबसाइट पे ओपन होता था। सिमिलर वे में आजकल नई वेबसाइट पे भी लाइक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है, सिमिलर है। देन व्हाट यू विल डू, फ्रॉम द साइड मेन्यू, अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। सो फ्रॉम द साइड मेन्यू यू विल सिलेक्ट फर्स्ट अकाउंट। सो क्लिक ऑन अकाउंट्स एंड माय प्रोफाइल लिंक। आप वहां पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। आप अगर इंडिविजुअल टाइप के रियल एस्टेट एजेंट है तो यू विल सिलेक्ट दैट। If you are other than individual, you will select that. Then you will fill all your personal information. You will fill your name, your like mobile number, mail ID, address, आपका past experience, आपका criminal record अगर कुछ है तो, नहीं है तो declaration you will submit। आपका अगर और किसी स्टेट में रेरा नंबर है, जैसे आप गुजरात में भी आप काम करते हैं, आप मध्य प्रदेश में भी आपका ऑफिस है, तो आपका वहां के रेरा में भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यू विल मेंशन कि आपका कौन कौन से स्टेट में ऑफिसेस है, वहां का रेरा नंबर क्या है, यू विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। सो दिस इज हाउ द टैब कम्स। नई वेबसाइट पे भी सिमिलर चीजें आपसे पूछी जाती है, जस्ट द फॉर्मेटिंग विल बी डिफरेंट। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट द टाइप, आप इंडिविजुअल है कि अदर देन इंडिविजुअल है। आप प्रोप्राइटर है, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आपको रजिस्टर करनी है यू विल सिलेक्ट अदर देन इंडिविजुअल। आपको खुद के नाम से अप्लाई करना है यू विल सिलेक्ट इंडिविजुअल। आपको फॉर्म, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, आपको फॉर्म के नाम से अप्लाई करना है सो यू विल सिलेक्ट अदर देन इंडिविजुअल। तो अभी हम फर्स्ट पूरा इंडिविजुअल का देखेंगे। देन अगेन देयर आर स्क्रीनशॉट अटैच्ड फॉर अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी आल्सो, एट दैट टाइम वी विल सी दैट। तो इंडिविजुअल है तो आपका जो इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स, नेम,
मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, आपके फादर का फुल नेम, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, यस नो, यू विल सिलेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, यस नो, आपके अगर और किसी स्टेट में ब्रांचेस है, यस नो, यू विल सिलेक्ट whatever is applicable in your case. Then address, ऑफिशियल एड्रेस जो आपका ब्रांच लाइक मेन ऑफिस का जो एड्रेस है, दैट यू विल फिल हियर. नई वाली वेबसाइट पे यू हैव टू अटैच हियर आल्सो, यू हैव टू अटैच एड्रेस प्रूफ. नई वाली वेबसाइट पे क्या रहेगा, यहीं पे आपसे एड्रेस प्रूफ अटैच करने के लिए. ओल्ड वेबसाइट पे देयर वाज सेपरेट टैब जहां पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अटैच करने रहते थे. Then you will fill the contact details, mobile number, mail ID, and you will attach your photograph. जो आपका फोटो है, that also you will attach. Once you have submitted all the details, you will click on Save Profile button. आप जैसे सेव प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप बॉक्स आएगा which will show profile saved successfully. Then अगर आपने माई प्रोफाइल में पास्ट एक्सपीरियंस यस किया है, देन वहां पे पास्ट एक्सपीरियंस वाला टैब ओपन हो जाएगा. यू विल हैव टू फिल ऑल योर लाइक पास्ट एक्सपीरियंस इफ इट इज देयर. लाइक आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया था, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का टाइप क्या था, प्लॉटिंग था, रेसिडेंशियल था, कमर्शियल था, मिक्स प्रोजेक्ट था, उसमें प्रमोटर का नाम क्या था, दैट यू हैव टू सेव. So this is how you can add all your past experience. एक है, multiple है, that you can add. Then अगर आपने branch office, do you have any branch office? यहाँ पर एक question पूछा गया था. Here, registration in other states. तो अगर आपका अदर स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है या आपकी कोई ब्रांचेस है, तो अगर आपने उसे येस सिलेक्ट किया है तो आप अपना ब्रांच की भी यहाँ पूरी डिटेल्स डालेंगे और उसका एड्रेस प्रूफ आप अटैच करके सबमिट करेंगे. नाउ दिस ब्रांच कैन बी इन महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो. सबमिट द डिटेल्स. आपके अगर कोई केसेस पेंडिंग है, कोई क्रिमिनल केसेस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, उसका क्या स्टेटस है, कौन से लेवल पर वो पेंडिंग है, उसका केस नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी. You will fill all the details and then click on save. Once you save the data, this pop-up will come, data saved successfully. You will click on OK and then go to the new tab. Now, if you have registration in other states outside Maharashtra, you have to mention all the details here. हमने पहले branches के पूरे addresses डाल दिए, जितने भी आपके branches है in महाराष्ट्र, outside महाराष्ट्र. Now, अगर outside महाराष्ट्र आपके ऑफिसेज है, तो डेफिनेटली आपको उस स्टेट में भी रेरा एप्लीकेशन करके रेरा नंबर लेना पड़ा होगा. सो दोज नंबर्स ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कौन सी स्टेट में आपका रेरा नंबर है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना रहेगा. जैसे हमने स्टेट सिलेक्ट किया, कौन से एक्ट में आपका रेरा रजिस्ट्रेशन है, एंड यू विल सिलेक्ट द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. See, it got saved here. Then like this you have submitted all the details. आपका सारा एजेंट का डिटेल्स है वो सबमिट हो गया. आप एक एक स्टेट वाइज स्टेट एक्ट ऐड करते जाएंगे, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टैब हियर कम्स इज अपलोड डॉक्यूमेंट. Now here list of all the documents which are required to be submitted is attached, is given here. So in case of individual, you will attach your PAN card. You will attach self-certified copy of letterheads. जो आपका letterhead का format है ना, उस पे एक stamp मार के you have to scan and submit that. Self-certified letterhead rubber stamp के साथ में आपको submit करना है.
Acknowledgement receipt proposed to be used by the agent, यानी आपको अगर किसी से कमीशन मिल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में किस फॉर्मेट में रिसीट आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको अटैच करना है, उसका फॉर्मेट। लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न आपको सबमिट करना है। अब कई बार होता है आपको इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया क्योंकि वो आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट थी। So in that case, you will give one declaration कि for this year, I have not filed the return as it was not applicable. Then all these documents you will attach. एक एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते जाएंगे और ये पॉपअप आते जाएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे करके अटैच करने रहेंगे। वंस यू अटैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पूरा जो एप्लीकेशन है उसका आपको प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे आपकी फोटो दिखेगी, आपने इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई किया है वो दिखेगा, आपका नाम, पूरा सारा डिटेल्स, जो जो चीजें हमने फिलअप करी थी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होगी। यू विल वेरीफाई, यू विल चेक कि यहाँ पर जो जो डिटेल्स दिख रही है वो सही है नहीं है। देन 3 इयर्स के रिटर्न के बाद इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का डिक्लेरेशन, अगर आप पे कोई केसेस नहीं चल रहे हैं, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चालू है, तो आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्टेड नहीं है। आप एड्रेस प्रूफ सबमिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, लीव लाइसेंस एग्रीमेंट यू विल सबमिट। देन लिटिगेशन है तो वो यहाँ दिखेंगे, अगर यहाँ लिटिगेशन है तो डिक्लेरेशन फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप लिखेंगे ओनली दिस लिटिगेशन इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दिस नो अदर लिटिगेशंस आर देयर। So this is how you will fill all the form, entire form. You will check, आप पूरा इसे डिटेल में चेक करेंगे आपने सही डिटेल्स भरी है नहीं भरी है। Then you will click on confirm and proceed for payment. अभी तक के आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं रहेगा, भले ही आपने उसे पूरा फिलअप क्यों ना कर दिया हो। Once you click on proceed for payment, this tab will appear, जहाँ पे आपको पूरे चार्जेस दिख जाएंगे। 10,000 इज द फीस। सर्विस चार्ज पहले यहाँ 500 थे, अभी बढ़ गए हैं, कुछ 700 लगने लग गए हैं, तो 10,826 रुपए टोटल लगते हैं शायद अभी। तो ऐसे चालान आपको विजिबल अपीयर हो जाएगा। यू विल क्लिक ऑन मेक पेमेंट, देन इट विल टेक यू टू द ऑनलाइन पेमेंट विंडो। यू विल प्रोसीड फॉर पेमेंट। You will select whatever via whatever mode you want to make the payment. आप UPI कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, वॉलेट पेमेंट आप कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, यू विल सिलेक्ट। वंस यू मेक द पेमेंट, द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू महारेरा। अब यहाँ से महारेरा के 30 दिन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर उनको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी। तो फ्रॉम पेमेंट डेट द प्रोसेस, मतलब आपने जैसे ही पेमेंट किया आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा रेरा के पास, एंड नाउ दे कैन वेरीफाई योर एप्लीकेशन, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट यू हैव सबमिटेड, दे कैन रेज क्वेरी और दे विल ग्रांट यू द रजिस्ट्रेशन। सो दिस वाज फॉर इंडिविजुअल एजेंट्स। आपको ऐसे पूरा अपना एप्लीकेशन फिलअप करना रहेगा एंड सबमिट करना रहेगा अथॉरिटी के पास। नाउ सिमिलर वे में नॉन इंडिविजुअल एजेंट्स का भी एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या LLP है, या पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में भी आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेरा अथॉरिटी के पास। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बस यहाँ पर हमने इंडिविजुअल की डिटेल्स अपलोड करी थी, वहां पे हम अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपनी की डिटेल्स अपलोड करेंगे, फर्म है तो पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स हम अपलोड करेंगे। सो ओनली दोस दैट एस्पेक्ट विल चेंज, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी सेम। सो अगेन यू विल क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ यूजर टाइप सिलेक्ट करेंगे, एजेंट, आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के क्रिएट यूजर करेंगे।
आप लिंक आपको वेरिफिकेशन लिंक जाएगी। ओल्ड वेबसाइट पे वैसा हुआ करता था, आजकल ओटीपी से हो जा रहा है। सो दैट लिंक यू हैव टू क्लिक एंड वेरीफाई। वंस यू क्लिक ऑन दिस एक्टिवेशन लिंक, दिस विल कम कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है, नाउ यू कैन लॉग इन। नाउ जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था, आप उससे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद नाउ टिल नाउ द स्टेप वाज सेम, जो हमने पहले देखा था वैसे ही हमने एग्जैक्टली किया। अब चीजें चेंज होगी। व्हाट विल डू, जो हमारा फर्स्ट अकाउंट वाला सेक्शन था ना, प्रोफाइल, इन दैट वील सिलेक्ट अदर देन इंडिविजुअल, जो हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था। नाउ व्हाट विल सिलेक्ट अदर देन इंडिविजुअल, विल फिल ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन इन ए फर्म का नाम, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें कितने पार्टनर्स है, पूरे पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनर का क्रिमिनल प्रोसीडिंग के डिटेल्स, फर्म के ऊपर कोई केसेस है क्या, उनकी डिटेल्स, इस फर्म का और कोई ब्रांचेस है क्या, और कोई स्टेट में रजिस्ट्रेशन है क्या, एवरीथिंग विल फिल। सो व्हाट वी हैव सिलेक्टेड हियर, सी यहाँ पे हमने इंडिविजुअल पे टिक नहीं किया, अदर देन इंडिविजुअल पे टिक किया। अब अदर देन इंडिविजुअल का बहुत सारा फॉर्मेट, बहुत सारा टाइप हो सकता है, यानी वो कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, अदर्स हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर सिलेक्टिंग कंपनी, हम कंपनी सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। हम कंपनी का नाम डालेंगे, कंपनी का पैन नंबर डालेंगे, कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या, यस नो, दैट विल सिलेक्ट। कंपनी के ऊपर कोई केसेस है क्या, दैट विल सिलेक्ट। और किसी और स्टेट में हमारा रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या कंपनी का, दैट विल सिलेक्ट। नाउ हियर विल फिल एड्रेस ऑफ कंपनी, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है कंपनी का, दैट विल फिल हियर। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लाइक हु विल बी द ऑथराइज सिग्नेटरी, जो हम बात करते हैं ना कि ऑथराइज सिग्नेटरी को सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेना कंपलसरी है। तो यू विल फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू विल फिल ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स, हु विल बी द ऑथराइज सिग्नेटरी। तो आप उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सब यहाँ पे फिल करेंगे। उनका डेसिग्नेशन क्या है, दैट यू विल फिल। देन आप डायरेक्टर्स है, कंपनी के केस में क्या रहेंगे, डायरेक्टर, तो आप उनकी सबकी डिटेल्स डालेंगे। डेसिग्नेशन क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वट एवर इज द नेचर ऑफ डायरेक्टर, दैट यू विल फिल। उनकी आप पूरी डिटेल्स डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। ये किसका चल रहा है, डायरेक्टर का, इंडिविजुअल, हर डायरेक्टर का आपको ये डिटेल्स वन बाय वन फिलअप करना पड़ेगा। देन एड्रेस डिटेल्स यू विल फिल डायरेक्टर्स की, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, एवरीथिंग यू विल फिल। फिर डायरेक्टर की फोटो अपलोड करेंगे और वो मेंबर को हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे एक टैब में पूरी डिटेल्स दिखने लग जाएंगी एंड यू विल सेव प्रोफाइल। प्रोफाइल आपका सेव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके 4 डायरेक्टर है तो वन बाय वन यू विल ऐड डिटेल्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, फोटोग्राफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड सेव। नेक्स्ट इज द पास्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स, हमने वहां पे यस किया था, तो नाउ दिस टैब इज कमिंग। अब आपने जिन भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में काम किया है जिसमें आप एजेंट थे, दोज डिटेल्स यू कैन मेंशन हियर। दिस इज सेम एज इट वाज देयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। आपका अगर कोई ब्रांचेस है, ब्रांच ऑफिसेस है, तो आपको उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी रहेगी और ब्रांच का भी एड्रेस प्रूफ यू विल हैव टू अटैच हियर। सो यू विल सेव द डिटेल्स। जैसे डिटेल्स सेव होगी, दिस पॉपअप विल कम, डेटा सेव सक्सेसफुली। यू विल ऐड वन बाय वन ब्रांचेस, आपकी जितनी ब्रांचेस है एक के बाद एक उसे ऐड करते जाएंगे। देन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की और आपके ऊपर अगर कोई पुलिस केस पेंडिंग है तो आपको उसकी डिटेल्स, यहाँ जो लिटिगेशन वाला टैब रहेगा
उसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। केस किसके अगेंस्ट पेंडिंग है, कंपनी के अगेंस्ट है या कोई डायरेक्टर, इंडिविजुअल डायरेक्टर के अगेंस्ट है? आपको दोनों की डिटेल्स मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी की ही मेंशन करनी है। वो कंपनी में 4 डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर में से किसी एक के ऊपर कोई केसेस पेंडिंग है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कौन सी कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, किस टाइप का वो केस है, उसमें क्या लेवल पर है, यानी वो फर्स्ट अपील चल रहा है या फिर मतलब अभी केस फाइल हुआ है तो लोअर अथॉरिटी के पास है, अपील में है, किस लेवल पर वो केस चल रहा है, कब वो केस फाइल हुआ था, केस का नंबर क्या है, उसमें क्या कोई ऑर्डर पास हुआ है, अगर हुआ है, अगर हम यहाँ पे यस करेंगे तो यू विल हैव टू अपलोड द ऑर्डर हियर, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इट इज कंप्लीट, ऑनगोइंग, व्हाटएवर इज द स्टेटस दैट यू हैव टू मेंशन एंड यू कैन ऐड। एक से ज्यादा केसेस है तो यू कैन ऐड वन बाय वन। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे दिस टैब विल कम व्हिच सेज डेटा सेव सक्सेसफुली, यू विल क्लिक ऑन ओके। नाउ अगर आपका किसी और स्टेट में कोई रजिस्ट्रेशन है तो दोस डिटेल्स यू विल हैव टू मेंशन। रेरा रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ यू हैव इन एनी अदर स्टेट, आपको वो सबकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। कौन से लॉ में आपका रजिस्ट्रेशन है। So again this message will come, details agent details added successfully, we click on OK। if you have additional like और भी एक से ज्यादा है अगर आपके रजिस्ट्रेशन, तो आप एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने पूरी रजिस्ट्रेशन ऐड कर दी है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट अपलोड। अब हम किसमें हैं, अदर देन इंडिविजुअल में है, तो इस केस में पैन कार्ड रहेगा, हमारा कंपनी रहा है ना। कंपनीज के केस में एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दैट यू विल अपलोड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, दैट यू विल अपलोड। देन लेटर हेड का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज, जैसे इंडिविजुअल के केस में था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, या कंपनी का लेटर हेड कंपनी की सील जाएगी। वन बाय वन यूल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स और ऐसा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का टैब आता जाएगा। आप एक के बाद एक डॉक्यूमेंट अटैच करते जाएंगे। आप एक्नॉलेजमेंट रिसीट, आप किस फॉर्मेट में रिसीट इशू करने वाले हैं, दैट यू विल अपलोड। 3 years रिटर्न, अब यहाँ पे किसके अपलोड होंगे, डायरेक्टर्स के की कंपनी के। आईटीआर किसके अपलोड होंगे यहाँ पर, कैन एनीवन आंसर। कंपनी के नाम। यस, क्योंकि हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, करेक्ट। सो लास्ट 3 years के आईटीआर कंपनी के हम अटैच करेंगे। कंपनी अगर न्यूली फॉर्म्ड है, 3 साल नहीं हुए हैं कंपनी को, तो आप डिक्लेरेशन अटैच करेंगे कि हमारी कंपनी बाद में बनी थी, इसलिए हमारे ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल, मतलब रिटर्न एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए हमने फाइल नहीं किया है। तो वट एवर इज द थिंग, लाइक 3 साल के आईटीआर है तो वो आप सबमिट करेंगे, या फिर जितने भी साल के आईटीआर है प्लस डिक्लेरेशन फॉर रिमेनिंग ईयर, दैट यू विल अपलोड। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसका, नहीं चल रही है तो उसका डिक्लेरेशन, चल रही है तो इतनी ही है उसका डिक्लेरेशन, ये आपको कंपनी का भी लगेगा और डायरेक्टर्स का भी लगेगा इंडिविजुअली। देन एड्रेस प्रूफ कंपनी का आप यहाँ पे अटैच करेंगे। यू विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन। देन वंस यू फिल ऑल द डॉक्यूमेंट, आपने पूरा सबमिट कर दिया, आपको प्रीव्यू में पूरी एप्लीकेशन दिखने लग जाएगी। अब सारी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे सारे, अपने लाइक मोबाइल नंबर में कोई गलती तो नहीं करी, स्पेलिंग मिस्टेक तो कहीं नहीं करी, दैट यू विल चेक इन डिटेल। वंस यू आर ओके विद द एप्लीकेशन जो आपने फिलअप करी है, यू विल सिलेक्ट, यू विल क्लिक ऑन, you will agree to the terms and condition and click on confirm for payment। आप इस पे क्लिक करेंगे। Again the payment tab will come, ऐसा पेमेंट टैब दिखने लग जाएगा। Now see the fees that is coming here is 1 lakh। यहाँ पर 1 लाख रुपए फीस आने लग गई है, करेक्ट। Earlier it was 10,000।
बट अगर आप अदर देन इंडिविजुअल में प्रोप्राइटर सिलेक्ट करेंगे आज की डेट में, तो यहाँ पर फीस 10,000 ही आएगी, 1 लाख रुपए नहीं आएगा. ओके, देन सम सर्विस चार्जेस आर देयर. बिलो यू विल मेक द पेमेंट. आप ये वेरीफाई कर लेंगे अमाउंट ठीक आ रहा है कि नहीं. विल क्लिक ऑन मेक द पेमेंट. इट विल टेक यू टू द पेमेंट साइट. ऑनलाइन की जो पेमेंट डिटेल्स है उस पर आपको ले जाएगा. यू कैन सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव ऑप्शन जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं एंड आप पे कर सकते हैं. जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका एप्लीकेशन महारेरा के पास सबमिट हो जाएगा. So this is how you will submit your application with Maharera for your agent registration. जब आप अपना agent registration अप्लाई करेंगे इस तरीके से आप अपना खुद से एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. Now certain benefits like once you register yourself as an agent, there are certain benefits which were not there earlier. जैसे हम देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको इंश्योरेंस प्रॉपर्टीज में इंश्योरेंस में डील करना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको सेल करनी है, सो यू नीड रजिस्ट्रेशन देयर ऑल्सो. आपको एडा से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. यू हैव टू क्लियर सम एग्जामिनेशन. आपको वहां पर भी certain things you have to do. So before रेरा ऐसा कोई लाइसेंस एजेंट के पास नहीं हुआ करता था. तो बहुत बार ऐसा देखा गया इसको एक प्रॉपर बिजनेस के फॉर्मेट में बहुत सारी बैंक्स नहीं देखती थी. बहुत सारे लाइक इट वाज कंसिडर्ड एज अ साइड जॉब, नॉट एज अ लाइक प्रॉपर बिजनेस. लोन लेने में दिक्कत होती थी, बहुत सारे इश्यूज हुआ करते थे. रेरा आने के बाद एक चीज हुई है कि सिंस यू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम एन अथॉरिटी, आपको एक बेनिफिट मिलेगा. यू विल बी कंसिडर्ड कि हाँ इनका बिजनेस है और ये प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं. जो ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई है थ्रू दिस रजिस्ट्रेशन एंड थ्रू द एक्ट. व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, आप अगर एक अनरजिस्टर्ड एजेंट और एक रजिस्टर्ड एजेंट के बीच में डिफरेंस देखें तो जनरली पब्लिक का जो ट्रस्ट है, जो लोगों का ट्रस्ट है, वो रजिस्टर्ड एजेंट्स पे ज्यादा रहेगा और इससे मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे. आपको जैसा पूरा लॉ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप लॉ के हिसाब से काम करेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस से काम करेंगे. सो ये सेक्टर में ग्रोथ होगी डेफिनेटली. और जो इस सेक्टर को ग्रे एरिया जैसे देखा जाता है कि जल्दी से किसी पे भरोसा ना करे, वो चीजें कम होगी, भरोसा बढ़ेगा. तो डेफिनेटली सेक्टर हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो ओवरऑल ग्रो होगा. सेक्टर ग्रो होगा तो सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे प्रमोटर हो, चाहे अलॉटी का सेटिस्फेक्शन हो, सबके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. So because of this act, they have tried to standardize rules, regulation, documentation. आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही लाइक आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पर इशू करेंगे आपके रिसीट्स के लिए, आपके लेटर हेड का, आपको वो यूज करना रहेगा थ्रू आउट. तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. फोर्जरी नहीं हो पाएंगी ज्यादा अच्छे से जल्दी से. देन जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हुआ करते थे, जो आज है कल नहीं, कोई भी लाइक इवन जो बिल्डिंग के चौकीदार है वो भी एजेंट जैसा काम करने लग जाते थे. कोई बिल्डिंग में फ्लैट खाली है, दे यूज टू डील कि हम ये फ्लैट सेल करवा देंगे. तो नाउ थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. ऐसे लोगों पर अब भरोसा लोगों का नहीं होगा. दे विल ट्राई एंड डील थ्रू ओनली रजिस्टर्ड एजेंट्स. दिस विल हेल्प. प्रॉपर जो अच्छे से काम करते हैं, जिनका प्रॉपर बिजनेस है, उस उनकी इससे काफी हेल्प होगी. देन इंक्रीज सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट. डेफिनेटली जब आप लॉफुली काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. एंड एग्रीमेंट फॉर्मेट इट विल बी कन्वीनियंट. जैसे फॉर्मेट फिक्स कर दिया है अथॉरिटी ने एग्रीमेंट का, अलॉटमेंट लेटर का, एजेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई है कि यू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प ऑल एंड इट विल हेल्प द सेक्टर टू ग्रो. So this was all like regarding this agent registration and their responsibilities. Now if you have any doubt you can ask.
Yeah, you can raise your hand. I'll announce the name one by one. You can answer. Harsh ji. Yeah, hi ma'am. Yeah, I have Hi. two questions from you. One question is, in document submission for registration of RERA, will residential rent agreement will work if you have this? Yeah, they generally. I have not received any query. रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट वर्क करता है, बट प्रॉब्लम आपको वहां नहीं आएगी, आपको सोसाइटी में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका ऑफिस ऑपरेट करते हैं तो सोसाइटी वाले इशू ज्यादा क्रिएट करते हैं। Means तो initially, वहाँ if you want to get registered, you can apply the license through this. यस यस, इफ यू हैव रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, जैसे आप इंडिविजुअल नेम पे अप्लाई कर रहे हैं तो इवन आधार कार्ड वर्क्स फॉर दैट। But Aadhaar card is having a different state address. Will it work in Bombay then? No, no, you must have an address in Maharashtra for getting yourself registered with MahaRERA. तो आपको Because यहाँ से I have shifted from some other state to Bombay right now, and Okay. right now I have तो आपका registered. रेसिडेंशियल जो रेंट एग्रीमेंट है ना, वो आप अटैच कर दीजिए, उससे हो जाए। Okay. Second question was from you, ma'am. You stated that every 6 months you have to submit your records for how many sales, commission, Yeah. or whatever things that you have done. Where have to submit these records? ऑनलाइन, जैसे जो हम लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमारा क्रिएट हुआ ना, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन इफ यू लॉग इन यू विल सी HPR टैब देयर, हाफ ईयरली प्रोग्रेस। तो आप वहां जाके आपको वो डिटेल्स अपडेट करनी रहेगी। Okay. Will they notify regarding this that you have to submit, or you have to do it They yourself? have already done it. I'll take that circular also once the queries are over. Okay. Right, ma'am. Thank you. Yeah. मैम ये Yeah. अगर बिल्डर बोलता है इतना काम हो गया, टाइम टू टाइम हमको जाके साइट पे देखना पड़ेगा कि काम कितना हुआ, प्रोग्रेस कितना हुआ। Builder has to get certificates from the professionals, architect, engineer, chartered accountant से उन्हें सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर ही वो डिक्लेयर करते हैं ऑनलाइन, अपने मन से नहीं। तो मैडम अगर मेरा क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो ये भी क्वार्टरली या 6 मंथ में हमको जाके देखना पड़ेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना काम हुआ, क्योंकि एजेंट तो बोल देगा मेरा इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जब जैसे क्वार्टरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर्स पर कि आपको प्रोफेशनल से सर्टिफिकेट लेना है आपके प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ, एंड दैट दे हैव टू अपलोड ऑनलाइन। तो a third person is coming, verifying and then giving you a certificate कि आपके प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, और वो सर्टिफिकेट आप महारेरा की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। वो डिटेल्स आपको वहां से अवेलेबल होती। तो वो प्रमोटर नहीं कह रहे कि उनका इतना काम हुआ है, दे इट इज बीइंग सेड बाय द प्रोफेशनल्स। तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू क्रॉस कंफर्म यू कैन गो, यू कैन चेक, उस पर कोई रोक नहीं है, बट ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं। हेलो मैडम। यस पवन जी, मेरे को ये पूछना था कि कैन और रियल एस्टेट एजेंट कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द बायर? यस, अगर बायर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करी है, हमारा एक सेक्शन आएगा अलॉटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं तो प्रमोटर या एजेंट जिसके जो भी यानी एग्रीव पार्टी है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। हाँ, मतलब प्रमोटर के साथ एजेंट भी फाइल कर सकता है। यस, एग्रीव पार्टी कौन है वो देखा जाता है, यानी भले ही जैसे अगर कोई अलॉटी है वो जाके पोजीशन नहीं ले रहा है प्रॉपर्टी का, उससे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन आल्सो फाइल अ कंप्लेंट, बट उससे प्रमोटर को ही प्रॉब्लम हो रही है देन ही विल फाइल द कंप्लेंट। व्हाट इज द मैटर दैट यू हैव टू सी देन डिसाइड कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। ठीक है। एक चीज और पूछना था कि एप्लीकेशन अगर रिजेक्टेड होता है रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेंट का, तो कितने दिन का पीरियड रहता है वो? 6 महीने का, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड लगता है। तब आप नया एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, 6 महीने एक्सपायर होने के बाद आप नया एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एक्सपायरी के 2 महीना पहले करना रहता है ना रजिस्ट्रेशन कुछ? 60 डेज बिफोर एक्सपायरी, यस वैसा सेक्शन में लिखा है, बट प्रैक्टिकली ऑनलाइन आज की डेट में जब आप नई वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर रहे हैं तब एक्सपायर होने के बाद ही रिन्यूअल टैब अपीयर हो रहा है। ठीक है मैडम, थैंक यू। आकांक्षा जी। यस मैम।
मुझे ये जानना है, इन केस एनी सर्कमस्टांसेस हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या जो 10,000 का अमाउंट है वो रिफंडेबल है? नहीं नहीं, इट इज नॉट वो रिफंडेबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि हम जीएसटी में किसी का पैन नंबर डाल के अपना, जैसे मेरा अगर कहीं चल रहा है रेरा नंबर है, मैं जीएसटी नंबर की बात करती हूँ, जीएसटी में पैन नंबर डाल के हम पता कर रहे थे कि इनका यहाँ पर जीएसटी है, तो क्या हम ऐसे भी चेक इसमें रेरा का चेक कर सकते हैं? नहीं, रेरा जैसे जीएसटी की जो वेबसाइट है इट इज सेंट्रलाइज, सिंगल वेबसाइट है, पूरे इंडिया के लिए एक है, इसलिए वो चीज पॉसिबल हो रहा है। बट यहाँ पर हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है और ये अभी तक के आपस में लिंक नहीं है, तो वैसा नहीं रहेगा। जितना डिटेल्स आपने महारेरा की वेबसाइट पे मेंशन किया है वो डिटेल्स किसी को भी विजिबल होगी। ओके, किसी टाइम की मेरा कोई सर्टिफिकेट जैसे मुझे किसी स्टेट से मिला है और मेरे से मिस हो जाता है, तो मैं उसको कैसे उसको आप अपडेट के समय, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, बाद में आप उसे अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं कि अगर मेरे से कहीं मिसप्लेस हो जाता है, मेरी ईमेल आईडी क्रैश हो जाती है, किसी भी तरीके से बंद हो जाती है और मेरा रजिस्ट्रेशन कहीं खो जाता है, मिस हो जाता है, तो मुझे दोबारा कैसे मिलेगा वो? उस स्टेट में जाके आप नाम से सर्च कर सकते हैं। हम रेरा की वेबसाइट पे रेरा की वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जैसे रियल एस्टेट एजेंट, आप यहाँ पे अपना नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी राजेश डाल के सर्च करूंगी तो यहाँ पे जितने भी राजेश है उनका सबका डिटेल्स आने लग जाएगा। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन व्यू द सर्टिफिकेट, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसमें आप अपना नाम चेक करिए, आपका पूरा नाम जो भी है आप वहां से इसे देख सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। पवन जी अब रेज योर हैंड। नहीं, अच्छा सॉरी, मैं पूछ चुका था। मैडम हेलो मैडम, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ पे जो 3 साल का आपने आईटीआर बोला है वो कंपलसरी है कि कैसा है? नहीं, मैंने जब भी बताया था कि अगर आपके पास 3 साल का आईटीआर नहीं है, आप पे एप्लीकेबल नहीं था, तो आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि इस साल का आईटीआर हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए हमने फाइल नहीं किया। अच्छा, और ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे आएगा? वो आपको बनाना रहेगा, जो आप बनाएंगे वो बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम, चलो। Any other query? हेलो मैडम। हेलो, यस मैडम, ये पूछना था कि जैसे अभी जो भी ट्रेनिंग सेशन ओवर हो जाएगा, उसकी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी, तो मेरा जो रेरा है जैन 25 में ही एक्सपायर हो गया, तो रेरा जब रिन्यू होगा तो वही नंबर रहेगा कि रेरा नंबर दूसरा आएगा फिर इसमें? आप रिन्यूअल एप्लीकेशन करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अच्छा, सेम आएगा ना? हाँ, रिन्यूअल एप्लीकेशन में सेम आता है, अब फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे तो नया आएगा। ओके मैडम, थैंक यू। रिन्यूअल का गैप कितने टाइम का हो सकता है मैम? गैप जनरली होना नहीं चाहिए, अपने रूल्स के हिसाब से तो 60 डेज बिफोर अप्लाई करना है हमें। नहीं, जैसे आपने बताया कि 60 डेज में होता नहीं है, आफ्टर एक्सपायरिंग ही होता है वो। हाँ, जैसे अभी ये जेंटलमैन जिससे जल्द से जल्द जैसे आपका एक्सपायर हो रहा है आप अगले दिन ही कर दीजिए। जब ये सब जेंटलमैन का कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम फेस हुई है कि आपका गैप बहुत ज्यादा हो गया तो रिन्यूअल टैब भी डीएक्टिवेटेड हो जाता है। हाँ, अभी तो एक जेंटलमैन का क्वेश्चन था कि उनका जनवरी में एक्सपायर हो गया एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन जुलाई, तो उस केस में क्या होगा उनका? He'll have to check online कि उनको रिन्यूअल टैब एक्टिवेटेड दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो he'll apply for renewal, otherwise he'll file for fresh application. Fresh application. Okay. हेलो हेलो हेलो, या हाँ मैडम, जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करनी होती है उनकी साइजेस क्या होती है मैडम? 1 MB था, अब 3 MB हो गया है नई वाली वेबसाइट पर। अच्छा, ओके। टोटल ना, मतलब एक डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट के अलग अलग साइज। ये फॉर्म कब भरना है मैम? क्या ये फॉर्म कब भरना है?
ये फॉर्म कब भरना है? जब आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद। ओके हेलो मैम 5 इयर्स के बाद हम अपने को फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा क्या अटेंड? उसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिटी नहीं है फ्रॉम महारेरा साइड। वी डोंट नो कि उसके लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स रहेगा या पूरी ट्रेनिंग फिर से रहेगी। इट इज नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ। तो ठीक है, हाँ, ये नहीं आप अप्लाई करेंगे, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या हेलो मैम यस हेलो संजय जी। या यूजर नेम एंड लॉगिन आईडी रेरा का एग्जाम देने के बाद में वेबसाइट पे जाके बनाना है कि अभी बनाना है? बाद में जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल जाएगा उसके बाद आप बनाइए, क्योंकि अच्छा उसके बिना आपका एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगा। ओके, तो आपका इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद में करना है वो? उसके बाद में नहीं, आप एग्जाम पास कर जाएंगे, जो आपको एग्जाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद अच्छा, आप करेंगे। रेरा सर्टिफिकेट मिलने के बाद में? रेरा नहीं, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यस नाउ फॉर्म 6 किसी ने मुझसे पूछा था, तो दिस इज द फॉर्मेट विच इज देयर फॉर फॉर्म 6। नई वाली वेबसाइट पे ये पूरा फॉर्मेट डिजिटल है, आपको पीडीएफ सबमिट नहीं करना है, एक एक डिटेल्स आपको फिलअप करके सबमिट करना है। तो यहाँ क्या क्या डिटेल्स सकती है? नेम, आपका नाम, आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का नंबर, आप किस पीरियड का ये सर्टिफिकेट मतलब हाफ ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट डाल रहे हैं, फ्रॉम एंड टू डेट, किस किस प्रोजेक्ट में आप ऑथराइज है टू डील एज एन एजेंट, वो प्रोजेक्ट का नाम, वो प्रोजेक्ट का रेरा नंबर। ना उस प्रोजेक्ट के आपने कौन से यूनिट मतलब प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट का किस टाइप का यूनिट आपने सेल कराया, प्लॉट, शॉप, अपार्टमेंट, इट वाज रेसिडेंशियल और कमर्शियल, उसका यूनिट नंबर क्या था, किस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ और आपको उसमें से कितनी कमीशन या कितना फीस मिलने वाला है। These details you will have to fill for all the like transactions that you have undertaken during the period of half year. And then if your turnover is more than 20 lakhs, आपका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा था, in that case आपको प्रिंसिपल ऑफिसर और एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करना है एज पर PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स एंड गाइडलाइंस इशू हुए थे फॉर एजेंट, उसमें ये चीज कंपलसरी की गई थी। तो महारेरा ने वो डिटेल्स भी आपसे मांगी है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, इन दैट केस यू विल हैव टू फिल दीज डिटेल्स। Once you fill all the details, you can submit the form online. Now इसका टाइमलाइन क्या रहता है? तो ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल हुआ था अप्रैल 23 से, यानी सितंबर 23, अप्रैल टू सितंबर वाज द फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट हाफ ईयर फॉर विच दिस फॉर्म वाज रिक्वायर्ड। और 20 तारीख 20 अक्टूबर है, सितंबर खत्म होने के बाद 20 अक्टूबर तक के आपको ये फॉर्म फाइल करना था। Then so for every half year now you have to file the form. अप्रैल से सितंबर की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर और अक्टूबर से लेके मार्च की ड्यू डेट होती है 20 अप्रैल। By this date you will have to file this form online on महारेरा पोर्टल। अभी जो भी रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रीवियस पीरियड के फॉर्म्स फाइल नहीं करे हैं, महारेरा इज इशूइंग क्वेरी कि आप पहले अपने पूरे हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करिए, उसके बाद ही हम आपको रिन्यूअल अलाउ करेंगे। नोटिसेस वर इशूड बाय महारेरा जिन भी एजेंट्स ने ये अपलोड नहीं किए थे। सो दीज आर द स्टेप्स दैट महारेरा इज टेकिंग टू एंश्योर कि आपका ये पूरा कंप्लायंसेस हो समय पर। So this is one additional formality which all the registered agents will have to follow after like registration. तो हाफ ईयरली ये डिटेल्स आपको अपडेट करनी रहेगी। मैम ये सब सीए करके देगा ना? इट इज अप टू यू, आप खुद करना चाहे खुद करिए, आप प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहे प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैम ये जो एग्जाम पास होंगे, हम लोग रेरा में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद रेरा अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट या कुछ और देगा जो हमारे लिए प्रूफ रहेगा? मिलेगा ना आपको रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा ठीक, वही वाला बस, ठीक है। अच्छा दूसरा मैम, ये जो 20 लाख का जो आप बता रही हैं कि 20 लाख ये नए प्रोजेक्ट के बारे में है कि जो रिन्यूअल जैसे रेंटल वगैरह भी हम लोग जैसे करते हैं उसमें आता है ब्रोकरेज, उसका भी करना? PMLA में ना ऐसा लीजिंग रेंटल अलग से कवर्ड नहीं है,
So they see its entire turnover. अच्छा, इंटायर टर्नओवर, ओके। अच्छा, अभी तक जैसे सपोज करिए कि मैंने अभी तक हमारा 21 का रेरा है और 26 में और अभी तक हमने कोई भी पेपर सबमिट नहीं किया, तो मतलब मेरे ऊपर मतलब हमको अब आगे से करना होगा कि पिछला भी कुछ आप प्रीवियस वाले भी करवा दीजिए जल्दी से जल्दी, और अच्छा। आगे के भी करिए। अगर 20 लाख से ऊपर है तो नहीं, 20 से नीचे है तो भी, ऊपर के 2 टेबल तो सबके लिए है, सिर्फ थर्ड टेबल 20 लाख से ऊपर वालों के लिए है। और मैम दूसरा ये कि ये जो रेरा रिन्यूअल होता है उसका सेम प्रोसीजर है, सेम पैसा पेमेंट लगेगा कि कुछ आधा पैसा लगेगा वो लगेगा? नहीं, सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, जैसे फॉर्म नंबर बदल जाता है, उसके अलावा नथिंग चेंजेस। तो मैम एक बात बताइए, तो फिर आदमी फिर नया ही लेगा, तो नए पुराने में कुछ अंतर आएगा कि पुराना रखने से आपने 10 जगह वो नंबर दिया हुआ है, आप वो नंबर से ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नया नंबर लेंगे? अच्छा अच्छा, यू आर राइट, यू आर राइट। मैम अभी जो ऑर्डर और फॉर्म आपने जो शेयर, मैम अभी जो ऑर्डर और फॉर्म जो आपने शेयर किया था स्क्रीन पे, वो हमें शेयर करके आप व्हाट्सएप पे शेयर होगा वो? यस, वो शेयर हम करवा देंगे। अदरवाइज यू कैन नोट दिस, और दिस इज ऑर्डर नंबर 43 बाय महारेरा। आप डायरेक्टली गूगल में डालेंगे, आपको मिल जाएगा ये फॉर्म। और वो ऑर्डर पहले जो आपने बताया था, यस, बिफोर दिस यू से शोड सम फॉर्म समथिंग ना? नो, दिस वाज द फॉर्म, यही फॉर्म। अच्छा, ओके, go there and a flat is empty. ठीक। So I messaged her, भाई I am doing this and got it. give me your flat details. तो luckily 1 महीने के अंदर उसका यस, इंद्रजीत सर, नेक्स्ट यस मैम। मैम चैट बॉक्स में नीलम मैम के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्होंने डाले हैं। नीलम मैम, अंकिता मैम, I got logged out from the class, so the questions are not visible to me. Can you just read it once? Mahesh sir, are you there? यस मैम। अंकिता मैम ने क्वेश्चन डाले हैं, मैम is this list of documents is available to download first so that we can keep the documents ready before uploading? आप नोट कर लीजिए, जो पीपीटीज हम आपसे शेयर करेंगे उसमें आपको पूरी लिस्ट देखने मिल जाएगी, तो आप वहां से वो नोट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। Okay. Any other query? So Mahesh sir, can we end the session? Yes ma'am. Okay, thank you all. Thank you ma'am. Thank you very much. Thank you ma'am. नहीं तो इतने बड़े जोधपुर सीट वाले को मार दिए, उन सबको कोई भरोसा नहीं है भाई।